I don't have to dwell on the relationship between Nepal and India. Actually जो बातें यहाँ पे हुई हैं आज, उससे काफ़ी रोशनी मिली है और मुझे इतना मालूम है कि मैंने एक्चुअली हिंदुस्तान की जो इनकलाबी लहरें हैं उन पे काम किया है और मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारे अंग्रेज़ों कॉलोनियल गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो भी विद्रोह हुए हैं उनमें नेताओं ने हमेशा नेपाल की तरफ देखा है कि वहाँ से हमको काफ़ी सहारा मिल सकता है। बहुत पुराने समय से गदरियों में जो गदर मूवमेंट थी, यहाँ की रेवोल्यूशनरी जो पंजाब की एक बहुत बड़ी इनकलाबी मूवमेंट थी, उसमें राजा महेंद्र प्रताप ने नेपाल के राजाओं को लगातार चिट्ठियाँ लिखी और जो गदर अखबार छपता था उनमें निरंतर ये जिक्र किया जाता था कि हमें नेपाल के महाराजा से लोगों से काफ़ी मदद मिल सकती है। जब अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई करनी है तो हमें इस तरह की ज़रूरत थी, कहीं सीक्रेट किस्म की जगह हो जहां हमारा ठिकाना हो सके, जहां से हम ऑपरेट कर सकें। तो नेपाल के संबंध हमसे बहुत पुराने हैं और कोइराला ब्रदर्स तो जयप्रकाश नारायण के बड़े अच्छे दोस्त, और यहाँ जो क्विट इंडिया मूवमेंट थी, हमारे नेता उस वक्त जो अंडरग्राउंड काम कर रहे थे वो काफ़ी हद तक नेपाल में जाके वहाँ से अपनी मूवमेंट करते थे। और जैसा इन्होंने रेडियो स्टेशन की बात की, उन दिनों में रेडियो से जो बात होती थी वो कई बार उसका ठिकाना नेपाल हुआ करता था। सो वी हैव ऑब्वियसली वेरी ओल्ड रिलेशनशिप्स। और दूसरी बात ये है कि एक्चुअली जो बुद्ध धर्म जो हिंदुस्तान से तो लगभग निकाल दिया गया था, उसका नेपाल में अभी तक भी काफ़ी असर है। और ये जो सिंक्रेटिक किस्म का रिलेशनशिप है बिटवीन हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म, ये आपको कहीं और नहीं मिलता, नेपाल में मिलता है। बाकी मुल्कों में बुद्धिज्म है, लेकिन नेपाल में तिब्बत का इन्फ्लुएंस है और ये हिंदुइज्म और बुद्धिज्म का जो सिंक्रेटिक रिलेशनशिप कायम हुआ वहाँ पे, ये काफ़ी डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन है नेपाल की। हमें बड़ी खुशी है आपके आने की। हमें ये मालूम है कि आप लोगों ने किस तरह की जद्दोजहद करके ये डेमोक्रेसी के लिए रास्ता साफ किया, मोनर्की को ख़त्म किया, अपने रानाज का जो वहाँ पर राज हुआ करता था आपके यहाँ, और एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हम भारत के संविधान की छाप देख सकते हैं। ख़ास करके सिर्फ मैं एक बात करना चाहूँगा कि जब यहाँ हिंदुस्तान में संविधान बना तो हमारे जो ड्राफ्ट करने वाले थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर, उनका ख़ास एम्फोसिस ये था कि हमने इस तरह की व्यवस्था बनानी है जहाँ पे फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो, लिबर्टी, इक्वालिटी and social justice is possible only if you have in your society fraternity. किसी प्रकार के भेदभाव के बिना, जाति हो, धर्म हो, आपका कोई रीजन हो, उसके बिना सब लोगों में भाई भाई का रिश्ता हो। अगर समाज ऐसा बनेगा तभी संभावना हो सकती है कि वहाँ पे डेमोक्रेसी रहेगी। और उन्होंने जो जोर दिया था वो था डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। द यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली थ्रू द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। ये जो धारणाएं हैं जो आपके संविधान में, इसके ऊपर काफ़ी जोर रहा है। मैं यह चाहता था ये शेयर किया जाए कि हम दोनों में काफ़ी ये सांझ है इस तरह की। और सिर्फ आखिरी बात ये है कि एप्सो, जिसका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ एक्चुअली मैं इस काम के लिए नहीं आया था। वेरी नाइस ऑफ मिस्टर बार कि जिस युग से हम गुजर रहे हैं आज,
उसमें खतरे बहुत बड़े हैं, हमारे अपने समाज में भी और संसार के लेवल पे भी। यानी इस तरह की नॉर्मलाइजेशन हो गई है कि total absence of, or nearly total, if not total, nearly total absence of ethics in public life. Morality गायब हो रही है, चाहे वो व्यापार मार्केटिंग है, ये ज़माना बाजार का है, मार्केटिंग का ज़माना है, लेकिन मार्केटिंग में इस तरह की ट्रेचरी, झूठ, डीप फेक, डिसइंफॉर्मेशन ये पहले कभी नहीं हुआ करती थी। इस हद तक खतरे बहुत बड़े हैं, इसलिए पीपल टू पीपल लेवल के ऊपर एक दूसरे की मदद करना और इस तरह की विचारधारा को प्रमोट करना, एक दूसरे की मदद करके, ताकि अपनी जो सैनिटी है, अपनी जो अकल है, उसको कायम रखा जाए, एक बैलेंस ऑफ माइंड हम मेंटेन कर सकें, क्योंकि ख़तरे बहुत बड़े हैं। और जिस तरह से आज आप संसार में ये डोनाल्ड ट्रंप के बात करने का ढंग देख रहे हैं, वो ऐसे है जैसे एक बहुत बदमाश किस्म का डॉन आपको कंट्रोल कर रहा, हुक्म कर रहा है कि लोगों को निकाल देते हैं, पैलेस्टाइन से लोगों को निकाल देते हैं, इलाका हम ले लेंगे, उसको डेवलप करेंगे। क्या बात है, किसी किस्म को शर्म है या खत्म हो गई। अत्यन्तै खुसी लाग्यो। म दोस्रो संविधान सभाको सदस्य, हाम्रो पार्टीको विगत 65 सालदेखि केन्द्रीय सदस्य। म त्यो बेला 2054 सालदेखि स्थानीय तहमा म वडा अध्यक्ष, स्थानीय निकाय, त्यो बेला सङ्घीयता आउनुभन्दा पहिला हाम्रो पार्टीले सबैभन्दा पहिला हामी चाहिँ आफ्नो पार्टीमा निर्णय गऱ्यौँ राज्यका हरेक निकायमा 33% महिलाहरूको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ भनेर। र त्यसको अगुवाई हाम्रो पूर्व राष्ट्रपति मेरो फ्रेन्ड विद्यादेवी भण्डारीले सुरु गर्नुभयो र पहिला हामी आफ्नो पार्टीमा निर्णय गरायौँ। त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेस मा हामी चाहिँ त्यो सुरु गऱ्यौँ र हामीले पहिला आफ्नो पार्टीबाट, त्यसपछि काङ्ग्रेसबाट सबैभन्दा पहिला आफ्नो कमिटीमा 33% महिला सदस्यहरू चाहिँ निर्वाचित गर्ने निर्णय लागू गऱ्यौँ। ये सबसे पहले मैं खुद वार्ड का चेयरमैन था, चेयरपर्सन। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का मेंबर बन गया। तो पीछे आकर के फिर कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली का मेंबर बन गया और करीबन 16 साल से सेंट्रल कमेटी का मेंबर हूँ पार्टी का। तो सबसे पहले हम लोग ने अपनी पार्टी के अंदर महिलाओं को एम्पावर करने के लिए 33% हर कमेटी में 33% महिलाओं का सहभागिता कराने के लिए आवाज़ उठाई। तो हम लोग ने अपने पार्टी के अंदर आवाज़ उठाई और इस आवाज़ को हम लोग के साथ साथ जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे नेपाल की, राइट ऑनरेबल विद्यादेवी भंडारी, उन्होंने इसका लीड किया और पार्टी से सबसे पहला इसका डिसीजन वो किया। तो उसके बाद हम लोग ने नेपाली कांग्रेस और अदर पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत चलाई, उनको कन्विंस किया और राज्य के हर निकाय में भी 33% महिलाओं को समावेश करने के लिए सबको सहमत कराई और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में इसको हम लोग ने रखने के लिए सक्सेस। हामी त्यो बेलामा हाम्रो पार्टीले 2054 सालमा
आफ्नो पार्टीबाट एक वडा एक महिला सदस्यको निर्णय गर्यो र त्यस कारणले गर्दाखेरि देशभरिमा 40% महिलाहरू निर्वाचित भए र त्यो बेलामा हामी अत्यन्तै मेहनत गरेर हामी महिला र पुरुषको बिचको सम्बन्धलाई बिगारेर होइन, एक अर्काका परिपक्व हुन् भन्ने उद्देश्यले एउटा महिला सक्षम हुनु भनेको घर सक्षम हुने हो भन्ने हामीले चाहिँ जुन दृढताका साथ हामी कुरा उठायौँ र अहिले हाम्रो नेपालमा जो मेयर साहब पुरुष हुनुहुन्छ भने उपमेयर महिला हुनुहुन्छ र महिला मेयर हुनुहुन्छ भने उपमेयर पुरुष हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति हामीले सुरु गर्दा हाम्रो पार्टीले दुईचोटि राष्ट्रपति महिलालाई बनायो 2 कार्यकाल र हाम्रो पार्टीकै पहलमा महिला प्रधान न्यायाधीश बनायो, महिला सभामुख बनायो र अहिले हामी देशभरिमा स्थानीय तह, प्रदेश, सङ्घ सबै ठाउँमा नेकपा एमाले जुन नेतृत्व गरेको ठाउँमा हामी सेन्ट्रल कमिटीमा पनि हामी 33% छौँ। म 2016 सालदेखि अहिलेसम्म जिल्लाको इन्चार्ज भएर हामी चाहिँ पार्टीमा लागिसकेपछि नेगेटिभ कुरा होइन, पोजिटिभ कुरा, सबले सबलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर मेरो जिल्लामा हामी चाहिँ 2 कार्यकाल म जिल्ला इन्चार्ज थिएँ र 7वटै मेरो जिल्लाको 7वटा स्थानीय निकाय छ, 2टा प्रदेश छ, एउटा सङ्घ छ र हामी सबै ठाउँमा हाम्रो पार्टीलाई जिताउन हामी सफल भयौँ। तो हम लोग ने 33% के ये अपना कैंपेन कोई पुरुष के खिलाफ में नहीं था और पुरुष और महिला सब मिलके एक दूसरे को मदद किया जाए तो सोसाइटी का एक एम्पावरमेंट खुद में एक मसला बन जाता है। तो हमारा एक ज़बरदस्त मान्यता था कि सोसाइटी में महिलाओं का आगे आने में बहुत मुश्किल है, लेकिन इसका उदाहरण मैं खुद हूँ कि जब मैं सेंट्रल कमेटी में आया पार्टी ने सेंट्रल कमेटी की तरफ से एक पार्टी का डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज बनाया, तो उस इंचार्ज के दौरान में 2 प्रोविंशियल मेंबर और 1 पार्लियामेंट मेंबर हमारे लीडरशिप में हमारा पार्टी ने जीत गया। इसका मतलब ये होता है कि अगर महिलाओं का कुछ चांस दिया जाए तो वो खुद कुछ रिजल्ट निकाल सकता है। इसीलिए तो आज भी हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनली एक प्रबंध किया गया है और प्रेसिडेंट एक मेल से होगा तो डेफिनेटली वाइस प्रेसिडेंट वो फीमेल से होना चाहिए और स्पीकर जो है वो फीमेल से है तो डेफिनेटली वो मेल का डिप्टी स्पीकर होना चाहिए और म्यूनिसिपैलिटीज़ में मेयर अगर मेल से है तो फीमेल जरूर डिप्टी मेयर होना चाहिए। इसीलिए ये प्रबंध किया गया कि हमारी पार्टी के